नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो अभी हम लोगों का टॉपिक चल रहा था लाभ हानि। लाभ हानि में हम लोगों ने 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखे, कुछ फार्मूले देखे, और मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो आइए इसको और आगे बढ़ाया जाए। वैसे चीज़ों को समझने, पढ़ने, पढ़ाने के सबके अपने अपने तरीके हैं। सब एक से बढ़ के एक समझदार हैं और सब आपके सामने चीज़ों को रख भी रहे हैं। लेकिन ठीक है, रखा जाए, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक है। अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास मौका है, आप अपने घर बैठकर चीज़ों को देख सकते हैं। पूरे भारत के अच्छे अच्छे ट्यूटर आपके पास हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि क्या आप अपने लिए समय दे पा रहे हैं? हाथों में सब कुछ है, लेकिन हाथों में सब कुछ रहने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप आत्मसात न कर लो, उसका प्रयोग न करना जान जाओ, जब तक उसे कोई प्रॉफिट न हो जाए, आपका लाभ न हो जाए, तब तक कुछ भी रहने का कोई मतलब नहीं। राहत इंदौरी साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। उन्होंने कहा कि प्यास मेरी बुझा दे तो जानूं, वरना तू समंदर है तो होगा। उन्होंने कहा कि प्यास मेरी बुझा दे तो जानूं, वरना तू समंदर है तो होगा। तू समंदर है तो होगा, मगर मेरे किस काम का। फिर से बात समझिए, इन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्यास मेरी बुझा दे तो जानूं, वरना तू समंदर होगा तो होगा, मेरे किस काम का। मतलब यह है कि सब कुछ आपके सामने है भी, पास है भी, लेकिन आप जिसके लिए उस वस्तु को रखे हो, सामग्रियों को रखे हो, उसका प्रयोग ही नहीं हो पाए, तो क्या मतलब ऐसे समंदर का जो आपका प्यास भी न बुझा दे। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। मेरा इशारा है कि आपके पास मोबाइल है, नेट है, बैलेंस है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आप इस भ्रम में पले हुए हो कि मेरे पास है और मैं जब चाहूँगा देख लूँगा। ऐसा नहीं होता है। जीवन इतना सरल नहीं है। जीवन को सरल बनाना पड़ेगा, और इन सब जो उपलब्ध सामग्रियां हैं, उपलब्ध वस्तुएं हैं, उसका सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। वरना परमाणु बम से दुनिया भी तबाह की जा सकती है, और परमाणु बम से एनर्जी की मदद लेकर दुनिया को मतलब प्रकाशमान भी किया जा सकता है। दोनों चीजें एक ही जगह शामिल है। तो मेरी बात समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, फिलहाल हम लोग चल रहे थे कि जो फार्मूले अभी तक पढ़े हम लोग लाभ हानि में, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। वो फार्मूला क्या क्या हम लोगों ने देखा होगा। एक तो आपने देखा कि P प्रतिशत बराबर रहा होगा P/CP × 100, यानी प्रॉफिट और लॉस CP पर, कास्ट प्राइस पर निर्भर करेगा। L प्रतिशत लिखा होगा आपने L/CP × 100। फिर लिखा होगा आपने SP बराबर CP × 100 ± PL/100। ये एक फार्मूला। और अगला एक फार्मूला आपने लिखा होगा कि SP2 इक्वल टू SP1 × 100 100 ± M/100 ± N। यहां पर आपने लिखा होगा पूछने वाला ऊपर। फिर आपने पढ़ा होगा N2 बराबर N1 × 100 ± M/100 ± N। और यहां पर लिखा होगा आपने पूछने वाला
पूछने वाला नीचे, पूछने वाला नीचे। तो अभी तक इतने फार्मूलों पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोगों ने बातचीत कर लिया था। तो उस पर हम लोगों ने बातचीत अभी तक कर लिया था। यहां पर जो लास्ट के दो क्वेश्चन हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से होते हैं। तो आप यहां पर जरा केयर करिएगा। यहां पर किसी एक वस्तु की के मूल्य की बात हो रही है और यहां पर प्रति रुपये वस्तुओं की संख्या की बात हो रही है। आइए अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक चीजों को देखना है, समझना है, कोरिलेट करना है, उन्हें जोड़ना है। कहीं भी अगर कोई बात छूट जाती है या दिक्कत होती है तो आप कमेंट में भी बोल सकते हैं। अगर मुझे किसी वीडियो के बीच में मौका मिलता है और मैंने आपके कमेंट्स देखे तो उसमें अगर कोई सजेशन जैसी कोई बात हो तो वो भी आप हमें बोल सकते हैं, या तो जहां कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो भी बात रख देंगे। तो किसी वीडियो के बीच में अगर वहां मैं समझा पाऊंगा तो एक बार फिर से उसको आपको रिपीट करवा दूंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। वैसे मैंने प्रयास किया है कि सारी की सारी चीजें यहीं पर कंप्लीट हो जाएं। अगर एक बार में बात क्लियर नहीं हो रही है तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 बार वीडियो को रिवाइज कर लेंगे तो बात कंफर्म होगी। ये 100% है कि आपको बात कंफर्म होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी चीज बाकी रह न जाए, कोई चीज बचे नहीं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो है, नेक्स्ट टाइप में मुझे लगता है कि अगले टाइप का जो क्वेश्चन चल रहा है, बनने वाला है, वो S4 टाइप का होगा। S4 देख लीजिएगा, इससे नंबर से कोई मतलब, स्टेटमेंट नंबर लिखना है, इंपॉर्टेंट बात यह है। तो यहां पर जो बनता है वो कुछ इस तरीके से है। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, फिर उसके बाद बात को क्लियर कर दूंगा। तो यहां लिख दे रहा हूं कि प्रति रुपये X की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं। मतलब ये है, स्टेटमेंट है कि प्रति रुपये X की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाएं और उतनी ही वस्तुएं प्रति रुपये Y की दर से खरीद कर एक साथ उन्हें प्रति रुपये Z की दर से बेच दी जाए तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। चीजें समझना है कि अगर प्रति रुपये X की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, उतनी ही वस्तुएं जितनी की X की दर से खरीदी गई थी उतनी ही वस्तुएं प्रति रुपये Y की दर से भी खरीद ली जाए, उसके बाद उन सब को मिला लिया जाए। जब सबको मिला लेंगे तो दुगनी वस्तुएं हो जाएंगी। जब दुगनी वस्तुएं हो जाए तो उन्हें Z की दर से 1 रुपए में Z बेच दीजिए, 1 रुपए में Z की दर से बेच दीजिए। तो इस स्थिति में दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, लाभ या हानि प्रतिशत जो होगा, लाभ या हानि प्रतिशत, उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा आपको अजीब फार्मूला जरूर लगेगा लेकिन ढेर सारा टाइम आपका बचा देगा।
तो यहां पर हो जाता है 2xy बटे x प्लस वाई और इंटू जेड माइनस 1 इंटू 100। ये बात बहुत कठिन नहीं है, आसान है, याद रखना भी आसान है। याद रखना कैसे आसान है, ये प्रति रुपए की दर से यानी x की दर से और उतनी ही वस्तु प्रति रुपए y की दर से, तो दो बार उतना ही खरीदा गया तो 2xy हो गया और इसी xy को जोड़ दिया, z जितने में बेचा जाता था उस z का इंटू कर दिया, -1 इंटू 100 तो रहेगा ही क्योंकि प्रतिशत है तो 100 रहेगा। तो याद करना भी आसान है, 2xy अपन x प्लस वाई इंटू जेड -1 इंटू 100। अब यहां एक बात याद रखनी है कि अगर ये प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वही बात पुरानी रिपीट है कि प्लस लाभ हानि माइनस मैंने माइनस को दर्शाएगा या माइनस हानि को दर्शाएगा, प्लस लाभ को दर्शाएगा। तो ये कंफर्म चीज है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हुआ। बात जरा समझिएगा, यहां एक कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये प्रति रुपए वस्तुओं की संख्या क्या। जैसे एक एग्जाम्पल से केवल स्पष्ट कराने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे 80 वस्तुएं हैं और प्रति रुपए हमने 8 के दर से उसे खरीदा, यानी 1 रुपए में 8 ठो खरीदा होगा और 80 वस्तु है तो 1 रुपए में 8 ठो खरीदा होगा तो 8 धाम में 80 यानी 10 रुपए में हमने 80 वस्तु खरीद लिए होंगे। बात समझ में आ रही है। प्रति रुपए x वस्तुएं यानी 1 रुपए में 8 वस्तुएं 80 के हिसाब से। फिर उतनी ही वस्तुएं 80 ही वस्तुएं, अगर 80 ही वस्तुएं हम फिर से प्रति रुपए 10 की दर से खरीद लें तो 10 अट्ठे 80 8 रुपए मिल जाएगा। यानी 1 रुपए में वस्तुओं की संख्या बता रहा है और दोनों को मिला दिया तो 8 दूना 16 160 वस्तु हो गई। और अब मैं उसे प्रति रुपए अगर 5 वस्तु के दर से बेच दूं तो पक्का है मुझे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा वो ये फार्मूला बता देगा। नहीं तो अगर ये फार्मूला आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पूरा क्रय मूल्य निकालना होगा, पूरा विक्रय मूल्य निकालना होगा, फिर निर्णय वहां से घटा बढ़ा के लाभ या हानि निकालना होगा। फिर अपने पुराने फार्मूले में लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 या हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करना होगा। ऐसे झंझट से बचना है, डायरेक्ट काम करना है तो आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। 1-2 ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो परीक्षाओं में भी पूछे गए हों और इस टॉपिक को भी कंफर्म करेगा, इस टॉपिक को भी कंफर्म करेगा, इस फार्मूले को भी क्लियर करेगा और परीक्षा में भी पूछा गया होगा। तो क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं प्रति रुपए 10 की दर से खरीदी गई तथा उतनी ही वस्तुएं प्रति रुपए 4 की दर से खरीदकर उन्हें एक साथ प्रति रुपए 8 की दर से बेच दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए। तो 10 रुपए और 4 रुपए में खरीदा गया और बेचा गया है 8 रुपए में। तो सीधी बात है कि लाभ होगा कि हानि होगा अभी हमें नहीं पता है, लाभ होगा कि हानि होगा नहीं पता है, लेकिन ये 2 इंटू 10 इंटू 4 अपान ये 10 प्लस 4 इंटू कितने में बेचना है 8 में -1। छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं, ये बस डब्बा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि आपको लग सकता है कि ये कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है। आइए जरा देखते हैं इसको हल किया जाए। तो इसे पहले जोड़ देते हैं। तो 2 गुणे 10 गुणे 4 बटे 10 4 14 गुणे 8 -1। अभी बाहर गुणे 100 है उसको रहने देते हैं। कट पीट किया जाए तो ये 4 दूना 8 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो 7 एकदम 7 5 में से 7 जाएगा माइनस बचेगा 2 बटे 7 गुणे 100 यानी एक चीज आया -200 बटे 7। अगर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 28 सही 4 बटे 7 हो जाएगा -28 सही 4 बटे 7
मतलब ये है कि 28 सही 4/7% हानि होगी। हानि क्यों होगी? क्योंकि ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि हानि होगा। हमने पहले भी लिख रखा है या पहले से ही हम कंफर्म हैं कि प्लस लाभ को बताएगा, माइनस हानि को बताएगा। तो बड़े आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा आपको, कुछ ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। अगला एक क्वेश्चन और फार्मूला याद है? अब फार्मूला हम लोगों को याद है। फार्मूला क्या हो जाएगा? लाभ हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई इंटू जेड माइनस 1 इंटू 100। ऐसा इजी फार्मूला है, ये फार्मूले में कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अगला एक क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, दो जगह पूछा गया है। एसएससी जीडी में पूछा गया एक बार, आरआरबी में पूछा गया, आरआरबी और रेलवे के ग्रुप डी में भी पूछा गया। तो 3 जगह पूछा गया क्वेश्चन कि 120 वस्तुएं प्रति रुपए 5 की दर से तथा उतनी ही वस्तुएं प्रति रुपए 3 की दर से खरीद कर प्रति रुपए 6 की दर से बेच दी जाती हैं। अच्छा, एक बात है, अब यहां पर तो इन्होंने वस्तुओं की संख्या कंफर्म कर दी, लेकिन हमारे फार्मूले में वस्तुओं की संख्या से कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक बड़ा अच्छा सा फायदा तो ये भी है कि वस्तुओं की संख्या से आपको लेन देन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट कंफर्म हो, जो वस्तुएं हैं पहले टाइप की उतनी ही है, दूसरे टाइप की भी उतनी ही है, तब वस्तुओं की संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा, तब वस्तुओं की संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि 120 वस्तुएं हैं। जरा फार्मूला क्या था? फार्मूला सहित हम लोग लिखेंगे, लाभ हानि प्रतिशत हो सकता है बराबर क्या था? 2xy अपान x प्लस वाई इंटू जेड माइनस 1 इंटू 100। मैंने ये फार्मूला इसलिए लिखा ताकि आप एक बार रिपीट और कर लें। तो अब यहां पर कहा है कि 2 गुणे 120 से कोई मतलब नहीं है, 5 और 3 की दर से उतनी वस्तुएं थे, 5 गुणे 3 और बटे में आ जाए तो 5 प्लस 3 और गुणे बेचना कितने में था? बेचना था आपको 6 की दर से, तो 6 गुणे माइनस 1 लिखना है, माइनस 1 पहले इसको कैलकुलेट करेंगे फिर गुणा करेंगे 100 का। तो ये हो गया 2 गुणे 5 गुणे 3 बटे 5 3 8 गुणे 6 माइनस 1 और गुणे 100 तो कैलकुलेट कर लिया जाए तो 3 दूना 6 कैंसिल हो गया और 8 एक कम 8, 5 में से हट जाएगा 3, 5 में से हट जाएगा 3, लेकिन माइनस में -3 बटे 8 गुणे 100, 3 बटे 8 गुणे 100। तो 8 से काट दें इसको तो 8 का 12.5 बार में कट जाएगा, तो 12.5 त्याई 37.5 हो जाएगा और माइनस बता रहा है कि हानि होगी, तो 37.5% हानि हो जाएगी, 37.5% की हानि हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये ट्रिकी फार्मूला है जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि जब इसका एक एक का मूल्य निकालने बैठेंगे ना तो काम बढ़ जाता है। काम हमें बढ़ाना नहीं है, हमें काम जल्द से खिसकाना है, निकालना है। तो काम निकालना है तो 1 2 4 क्वेश्चन आप ढूंढिए, अपनी किताबों में आप इस टाइप के प्रश्न ढूंढिए, 2 4 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में ढूंढिए, आपको वहां पर कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ढूंढ के इस टाइप के क्वेश्चन अगर 4 5 6 लगा देंगे तो फार्मूला भी है। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन लगाएं, गणित का सिस्टम, जब भी क्वेश्चन लगाएं, जब तक आप प्रैक्टिस में हैं, परीक्षा में अगर बैठे हैं तो वहां की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि जब भी गणित के क्वेश्चन लगाएं और वो फार्मूले बेस पर हो तो फार्मूला जरूर लिखें, फार्मूला जरूर लिखें। कोई सेट कर रहे हैं, टाइमिंग पर कर रहे हैं, मतलब कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और टाइम डिसाइड किया, तो वहां अगर याद है तो अपना केवल अप्लाई करो। लेकिन वैसे प्रैक्टिस के रूप में जब भी कभी आप कुछ क्वेश्चन हल कर रहे हो घर पर, तो आप प्रयास करो कि फार्मूला जरूर लिखो, फार्मूला जरूर लिखें।
ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। तो फार्मूला जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन सब आपके सामने है या इसी बेस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। लाभ हानि का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करने लायक आप बन जाएंगे। केवल धैर्य से आराम से प्रश्नों को देखते चलिए, चीजों को समझते चलिए, बात को ध्यान पूर्वक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन चलेगा 4, तो ये 5, मैं S5 कह के लिख रहा हूं इसको, S5। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, हम ट्रिकी फार्मूलों पर चल रहे हैं, ट्रिक पर आधारित जो फार्मूले हैं उस पर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिक में भी अगर कोई ट्रिक हो, कोई तरीका हो जिसे और सरल समझ पाएं, बातों को याद कर पाएं, तो मैं वो भी प्रयास कर रहा हूं कि वो चीजें भी आपको मिले। तो ध्यान पूर्वक साथ पे बने रहिए। जैसे एक टाइप के स्टेटमेंट में आता है कि यदि m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि m वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि, यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो होगा उसके लिए फार्मूला बन जाएगा m-n/n गुणे 100। m-n/n गुणे 100। अब देखिए कितनी वस्तु खरीदी गई, कितनी वस्तु बेची गई, और बटे में जितनी वस्तु बेची गई गुणे 100। आप कैसे याद करेंगे ये मुझे नहीं पता, आप चाहे जैसे याद कर सकते हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूं कि इसको कैसे याद किया जाए, तो मेरा कॉन्सेप्ट होता है इसे याद करने का कि अगर कोई वस्तु आप खरीदने जाएंगे, खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे होंगे तो ये आपके पास आएगी, अगर ये आपके पास आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, आप में क्या हो जाएगी, आपके साथ प्लस हो जाएगी, आपके साथ जुड़ जाएगी। केवल याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मुझे लगता है ऐसा कि आप अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भी समझ पाए तो जीवन भर नहीं भूलेंगे, इतना सरल बात हो जाएगी। अगर कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं तो आपके पास आएगी, पास में आएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है क्रय मूल्य, ये जो m वस्तुओं का क्रय है, m वस्तुओं को क्रय कर रहे हैं तो खरीद रहे हैं तो प्लस में लिखा गया। n वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब बेचना। जब आप किसी वस्तु को बेच रहे होंगे, बेचेंगे, ये बेचेंगे, अगर इसे बेचेंगे, जब बेचेंगे ये खरीदेंगे, और ये जब बेचेंगे तो बेच देंगे तो आपसे दूर जाएगी, माइनस में आएगी, ये माइनस में आ गई, ये माइनस में आ गई। तो खरीदा मतलब लिया, बेचा मतलब दिया माइनस, और जो दिया उसी को भाग में कर दिया, जो दिया या जो बेच दिया उसी को भाग में दिया, भाग कर दिया। तो अगर आप एक तरीके से समझे तो लिया दिया, यानी लिया घटाया और भगाया, लिया घटाया भगाया, जिसको घटाया उसी को भगाया। सीधी सी बात है, आप जो अपने पास से हटा देंगे वही तो भगा देंगे। तो आप ये केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने ऐसा कहा है। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। कोई वस्तु खरीदेंगे तो प्लस में जाएगा, कोई वस्तु बेचेंगे तो माइनस हो जाएगी,
और जो माइनस में होगी उसी को हटाएंगे, उसी को भगाएंगे भी, भाग भी दे दीजिए। तो आप m माइनस n इंटू 100 से ये फार्मूला याद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। अब ये फार्मूला याद और लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी या नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है कि अगर इसको हल करने के बाद प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो इसमें कुछ सोचने जैसा नहीं है। जैसे अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिर वही क्वेश्चन जो परीक्षा में आया है। इजी, सरल सरल बन जाते हैं। तरीका कंफर्म, ट्रिक क्लियर, तो फार्मूला आसान, अब याद करना भी आसान, बातें समझ में आ रही हैं तो क्वेश्चन को भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगा। चलिए भाई देखते हैं कि लाभ और हानि में से क्या हो सकता है। ये कह रहे हैं 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय किया गया मतलब खरीदा गया, मतलब प्लस में आया, हमारे पास आया प्लस। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 8 वस्तु बेच दिया मतलब हटा दिया और इसी को भगा दिया, गुणे 100 कर दिया। जिसको घटाया उसी को भगाया, जिसको घटाया उसी को भगाया, तो ये प्लस में आ रहा है 2/8 और गुणे 100 तो ये 4 और 25, तो मुझे लग रहा है 25% क्या होगा, प्लस में ही तो आ रहा है, तो 25% का लाभ हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है, इसको याद कैसे किया जाए। तो याद करने का तरीका कन्फर्म याद करने का तरीका कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभी इसमें चाहे पहले खरीद ले चाहे पहले बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान देना है कि अगर बेचेगा तो माइनस करेंगे, खरीदेगा तो प्लस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इस पर, और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तु, सॉरी एक मिनट, हाँ थोड़ा प्रश्न अलग पलट दे रहा है, कोई बात नहीं, पहले खरीदे या बाद में भी खरीदे, पहले बेचे या बाद में बेचे, कोई फर्क नहीं। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बता रहा है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बेचेंगे तो माइनस में, 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय करेंगे तो प्लस में, जिसको घटाया उसी को भगाया, गुणे 100, जिसको घटाया उसी को भगाया, तो ये -4 हो जाएगा बटे 20 हो जाएगा गुणे 100, तो ये 4 से काट दिया, 4 पंजे 20 और 5 20, मतलब -20, इसका मतलब 20% हानि, इसका मतलब 20% हानि हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। घटाया भगाया, लिया दिया घटाया भगाया, सॉरी लिया दिया और घटाया भगाया, कितना कॉन्सेप्चुअल है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब नेक्स्ट टाइप में और चलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फार्मूले की मदद नहीं ले पाए तो आपको सोचने और समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। लेकिन आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट टाइप का, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या हो सकता है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें अब केवल वस्तुओं की संख्या ही नहीं, पैसे भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे, पैसा भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइप में पैसे को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो पैसे को भी इंक्लूड किया जाए, जैसे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, बाकी याद करवाना तो बाएं हाथ का गेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो स्टेटमेंट में क्या है कि यदि x रुपए में y वस्तुएं खरीद कर यम रुपए में n वस्तुएं बेची जाए,
बेची जाए तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगा। अब बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा वही बात, लिया दिया घटाया भगाया। जरा देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे x रुपए में y वस्तुएं खरीद कर, x रुपया y वस्तुएं खरीदा, आपने y वस्तु लिया होगा, आपके प्लस में आया और x रुपए दे दिए होंगे तो माइनस में चला गया। x रुपया दिया, y वस्तु खरीदा, जो खरीदा वो आपके पास आया, जो दे दिया वो चला गया, तो x रुपए आपने दे दिए, माइनस में चला गया। m रुपए में n वस्तुएं बेच दी, अब क्या करेंगे, m रुपए ले लेंगे, m रुपए आप लेंगे ना, बेचने चले हैं तो रुपया लेंगे, वस्तु देंगे, तो m वस्तु आपने ले लिया और m रुपए ले लिया और n वस्तु दे दिया, बात खत्म हो गई। अब जिसको घटाया उसी को भगाया, x इंटू n करिए इंटू 100 ये बात आप, अब मुझे लगता है कि इसको याद करने जैसा कुछ है नहीं। क्या याद करना है, याद क्या करना है आपको, याद केवल इतना करना है क्या आया और क्या गया, लिया दिया घटाया भगाया, लिया दिया घटाया भगाया, बस इतनी बात। तो ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वस्तुओं को रटने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है, सारी बात बस इतना ही है कि जो आपके पास आएगा वो प्लस में, जो आपसे दूर जाएगा वो माइनस में, बाकी काम खत्म। आइए इस पर देखिए कितना इजी क्वेश्चन ये फार्मूला बना देता है, ये फार्मूला कितना इजी क्वेश्चन बना देता है और बहुत इंपॉर्टेंट ही कहा जाए तो ये गलत नहीं है, हालांकि पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इंपॉर्टेंट कहना पड़ता है, क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट, जब है ही इतना इंपॉर्टेंट तो कहना तो पड़ेगा ही। तो चलिए इससे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन आरआरबी में है, आरआरबी के एएलपी में आया है, आरआरबी के ग्रुप डी में आया है, एसएससी जीडी में आया हुआ है, मैं वो क्वेश्चन बोल रहा हूं, कितना इजी है लेकिन आया। कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है तथा 1 रुपए में 4 पेन बेच देता है। 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 पेन बेच देता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई को लाभ होगा कि हानि होगा। साहब ने क्या किया, 1 रुपए में 5 पेन खरीदा, 1 रुपया दिया होगा और 5 पेन लिया होगा, क्योंकि 1 रुपए में 5 पेन खरीदा। फिर अब क्या किया, लाया और बेचने लगा। जब बेच रहा है तो 1 रुपए में 4 पेन बेच दे रहा है, मतलब 1 रुपया लिया होगा और 4 पेन बेच दिया होगा। तो जो घटाया उसी को भगाया, गुणे 100 कर दिया जाए तो ये 5 एकम 5 माइनस 4 बटे 4 गुणे 100, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचा, 1 बटे 4 गुणे 100 हो गया, 4 से भाग दे दीजिए तो 25। मुझे लग रहा है प्लस में आ रहा है तो क्या हो गया, लाभ हो गया, 25% का उन्हें लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। एक क्वेश्चन इजीली सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे जैसा लग रहा है कि सारी बात कन्फर्म है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन और इसमें इस टाइप में, एक विक्रेता 5 रुपए में 8 केले खरीदता है तथा 8 रुपए में 5 केले बेच देता है। 5 रुपए में 8 केले खरीद रहा है, तो ये लाभ होगा कि हानि होगा, ये हम लोग कंफर्म करेंगे जैसा चिन्ह आएगा। तो क्या किया इसने, 5 रुपए में 8 केले खरीदा, यानी 8 केले खरीदा और 5 रुपए दे दिया। दूसरे कंडीशन में जब वो आया वापस बेचने लगा तो कह रहा है 8 रुपए में 5 केले बेच देता है, मतलब 8 रुपया लिया होगा और 5 केले दे दिया होगा,
तो बटे में 5 गुणे 5 करके आप खाली हुई गुणे 100 करिए, लिया दिया घटाया भगाया, बात खत्म। 8 ठाई 64 माइनस 5 बचे 25 बटे 25 गुणे 100 तो ये 25 चौके और यहाँ पर कितना बच गया भाई 25 अगर घटा दिया गया 25 घटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि 39 हो जाएगा। 39 गुणे 4 काट दीजिए, गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 और 4 3 12 3 15 156%। मुझे लगता है प्लस में ही आ रहा है तो लाभ ही हो जाएगा, प्लस में ही आ रहा है तो लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चनों में भी आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी जल्दीबाजी करने का प्रयास करेंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो आप कॉन्फिडेंस होइए और चीजों को समझते पढ़ते चलने का प्रयास करिए। अब इसके बाद का जो टॉपिक चलता है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आएगा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा उसको जरा देखिए। टाइप 7 में हम लोग आ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को जरा समझिएगा। इसमें हालांकि बातें वही हो रही हैं जैसा कि पहले वाले टॉपिक्स में रहे हैं, यानी लाभ हानि से रिलेटेड चीजें चलने वाली हैं। अब अगला जो ट्रिकी फार्मूला है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या कह रहे हैं, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के क्रय और विक्रय से बात होने वाली है। दो वस्तुओं के क्रय और विक्रय से बात होने वाली है। तो इसका एक स्टेटमेंट होता है, यदि दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य समान हो, उनमें से एक को m% लाभ पर और दूसरे को m% हानि पर बेच दी जाए, तो ऐसे स्थिति में विक्रेता को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। दूसरी स्थिति है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और उनमें से एक को m% लाभ पर दूसरे को m% हानि पर बेच दिया जाए, तो इस स्थिति में विक्रेता को लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। दो बातें हैं, एक स्थिति में दोनों का क्रय मूल्य समान हो जाए और दूसरी स्थिति में दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाए, तो क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। आइए जरा समझते हैं। दोनों पर प्रश्न पूछा है, दोनों पर प्रश्न पूछा है। तो यहां पर यह 7 में हम लोग लिखेंगे, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक को m% लाभ पर तथा दूसरे को m% ही, दोनों m% ही रहेगा, दोनों m% हानि पर बेचा जाए तो इस स्थिति में, इंपॉर्टेंट बात यहां, इस स्थिति में न तो लाभ और न ही हानि होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि इजी है, इजी सरल बात है। अगर मैं इसको छोड़कर विक्रय मूल्य वाला ही बता देता तो कंफ्यूजन जैसा बात आ सकता था, इसलिए मैंने इसे भी बताना उचित समझा है। अब आप एक बात तो कंफर्म करते होंगे कि लाभ हानि की गणना हमेशा कहां की जाएगी, क्रय मूल्य पर ही की जाएगी। अगर दो वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदी गई हैं, जैसे 200 रुपए की एक खरीदी गई, दूसरी भी 200 रुपए की खरीदी जाए, एक पर 20% का लाभ हो जाए
तो 20 दूना 40 रुपया लाभ हो गया, और दूसरे पर 20% हानि हो जाए तो 20 दूना 40 रुपया घाटा हो गया। दोनों को जोड़ घटा दे तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि लाभ हानि क्रय मूल्य पर ही निर्भर करेगा। दोनों का क्रय मूल्य समान है या विक्रय मूल्य समान है। तो क्रय मूल्य अगर समान है तो कोई लाभ हानि नहीं होगा। यहां क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक क्वेश्चन कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, जिनमें से प्रत्येक को 1000 रुपए में 1000 रुपए में खरीदा गया। यदि पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हो तो अब ऑप्शन दे दिया कि इस स्थिति में कह रहा है कि 4% लाभ हो जाएगा, बी में दे दिया 4% हानि हो जाएगा, फिर सी में दे दिया 10%, 4 4 8% लाभ हो जाए। फिर डी में कह रहा है न लाभ न हानि हो जाए, न लाभ न हानि, न लाभ न हानि, ऐसा पूछा गया। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट है 20% के लिए। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन जब रिपीट होता है तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना होगा। अगर क्रय मूल्य समान है और लाभ हानि की राशि समान है तो न लाभ होगा न हानि होगा, न लाभ होगा न हानि होगा। बात ध्यान में रखना होगा। और एक क्वेश्चन 25% के लिए भी पूछा था, ये 20% के लिए है, और एक 25% के लिए भी पूछा था। तो 25% के लिए भी यही बात होगी, न लाभ न हानि, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। अब आइए यस 8 में देखते हैं। यस 8 में क्या है, वो सारी बात यहीं पर, सारी बात, केवल एक बात अलग होने जा रही है, वो है कि अब क्रय मूल्य की जगह पर विक्रय मूल्य समान होगा, तो यस 8 में विक्रय मूल्य कहा जाए यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक को m% लाभ पर तथा दूसरे को m% हानि पर बेचा जाए तो इस स्थिति में सदैव हानि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। ये कह रहे हैं यदि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक को m% लाभ पर और दूसरे को m% ही हानि पर बेचा जाए, दोनों बातें क्लियर, दोनों समान, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, बराबर विक्रय मूल्य हो, और लाभ हानि की राशि भी यानी प्रतिशत भी बराबर हो। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को हमेशा घाटा ही होगा या हानि होगी, और वो हानि प्रतिशत जो होगा, हानि प्रतिशत वो m²/100 हो जाता है, m²/100 हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट को फिर से मैं अलग करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और लाभ हानि का प्रतिशत समान है तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है
और लाभ हानि का प्रतिशत अगर अलग अलग है, प्रतिशत अगर समान है, तो ऐसे स्थिति में हमेशा हानि होगा, और जो हानि होगा वो कितने का होगा, वो m²/100। यहां प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। अब वही सेम क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं 20% के लिए और 25% के लिए। कहा कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान, दो वस्तुएं हैं, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान, यानी विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य एसपी समान है, और उनमें से एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाए, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? तो आप लिखेंगे हमेशा हानि होगी, और वो हानि प्रतिशत होगा m²/100, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 करेंगे, तो ये हो गया 400/100, 400/100, 2 0 कैंसिल, यानी 4% हानि। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ऑप्शन दोनों का वही दे देता है, 4% लाभ, 4% हानि, 8% लाभ या हानि, और न लाभ न हानि। तो क्या हो जाता है? कंफ्यूजन आता है। अगर हम केवल ये वाला ही पढ़े रहते और उस पर ध्यान नहीं जाता, तो पक्का है कि आप तुरंत इस 4% हानि वाले को उत्तर बताकर आगे बढ़ जाते, और बाद में पता चलता कि अरे ये तो क्रय मूल्य समान था, विक्रय मूल्य समान नहीं था, इसलिए दोनों का जानना जरूरी था। शायद अब बात समझ में आई होगी। अब अगर 25% के लिए यही बात कर दी जाए, तो 25% के लिए क्या करोगे? वहां भी हानि ही होना है, तो हानि प्रतिशत बराबर 25 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 25 625 बटे 100, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 6.25% हानि हो जाएगी, इतने की हानि हो जाएगी। तो अब ऑप्शन में भी इसी तरीके से देगा कि 6.25% लाभ, 6.25% हानि, और उसके बाद 4% लाभ, न हानि, ऐसा कह सकता है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स भी कंफर्म है। अभी लाभ हानि के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टाइप बाकी हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बाकी हैं, जिसको हम लोग आगे की वीडियो में देखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।